नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सिस्टम पर सवाल, किसान की आत्महत्या पर बवाल। प्रदेश उत्तराखंड में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आ गया। इस बार आरोप कानून व्यवस्था का दावा करने वाली मित्र पुलिस पर लगा है। नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में उधम सिंह नगर के एक किसान ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किसान ने खौफनाक कदम उठाने से पहले एक वीडियो भी बनाई, जिसमें किसान द्वारा प्रॉपर्टी डीलरों समेत उधम सिंह नगर पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। वीडियो में किसान करीब 4 करोड़ रुपए के कथित जमीन फर्जीवाड़े के बाद से मानसिक तनाव में आने की बात भी करता नजर आया। उधर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल किसान की पत्नी और बेटे के बयान दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में मृतक द्वारा वायरल वीडियो में गंभीर आरोप लगाने के बाद आपको बता दें, एसएसपी मणिकांत मिश्रा की सख्त कार्रवाई सामने आई है। एसएसपी ने लापरवाही पर थाना आईटीआई एसओ और उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है, जबकि चौकी पैगा की पूरी टीम को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं एक बार फिर से विपक्ष को कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधने का भी मौका मिल गया। इसी पूरी घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। धामी सरकार की इस घटना पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश धामी सरकार ने दिए हैं, लेकिन किसान की मौत पर कई संशय अभी भी बने हुए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखें। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में उधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी 40 वर्षीय सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक लाइव आकर एक वीडियो भेजा किया, जिसमें उधम सिंह नगर के पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में सुखवंत आरोप लगाते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि पैसे लेकर उसे बेहद परेशान किया गया, जिससे वो मानसिक रूप से बेहद टूट चुका था। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से धोखा दिए जाने से उसने आत्मघाती कदम उठाया। वीडियो सामने आते ही उधम सिंह नगर पुलिस में हड़कंप मच गया, जबकि इधर नैनीताल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नैनीताल पुलिस ने सुसाइड नोट और वीडियो साक्ष्य को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद पंचनामे की कार्रवाई की गई। साथ ही मृतक के साथ होटल में मौजूद पत्नी और बेटे के बयान भी दर्ज कर लिए गए। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए धामी सरकार ने इस घटना पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ जी। हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरधर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी सुखवंत सिंह बन्नू, बलवंत सिंह मकसोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की जी। मेरा बेटा को 4 करोड़ की हमने जमीन बेची थी। हाँ। बेचने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने हमें प्लाट दिखा दिया दूसरा की फ्रॉड करके 50 लाख का। उसके बाद में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए मार दिया, हमें कुछ नहीं दिया। वो भी फर्जी बना करवाया उन्होंने। से कौन लोग थे वो? अमरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, आशीष कुमार चौहान। अच्छा, हाँ। तो बेटा कहाँ गया था आपका घूमने? ये नैनीताल और काठगोदाम आता उनके साथ में थे, हमारे बहुत साथ में था। हाँ। और सहज सिंह। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाक्ष। अब किसान की हत्या से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है और परिजनों की चीख पुकार से हर आंख नम हो गई, जिसके बाद
के अंतिम संस्कार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम कद्दावर नेताओं का जमावड़ा लग गया है। अंतिम विदाई के इस मौके पर कांग्रेस और भाजपा के कई विधायक व पदाधिकारी पहुंचे, जिन्होंने शोकाकुल परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा तो दिया, वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में उप निरीक्षक कुंदन सिंह रौतेला, थाना अध्यक्ष कोतवाली ITI और उप निरीक्षक प्रकाश बिष्ट कोतवाली ITI के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इसके साथ ही चौकी पैगा कोतवाली ITI पर तैनात 10 पुलिसकर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। इसमें परिजनों से वार्ता की गई, उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी पीड़ा है उस पीड़ा के साथ हम सभी खड़े हैं, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कमिश्नर कुमाऊं महोदय को मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। अन्य भी जो उनकी बातें हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए SSP सर के द्वारा पूरी चौकी को सस्पेंड लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड किया गया है कर्मचारियों को। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये एक लड़का है सुखवंत सिंह के नाम से, जो पैगा गांव में रहता है। उसकी कुछ लैंड थी जो उसने बेची, और जो बीच में मिडिलमैन है उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा किया, और ये केस बिगड़ता बिगड़ता उस आदमी का कहना है कि वो कई ऑफिशियल्स के पास गया, लेकिन उसको जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट करता था, वो नहीं मिली। अल्टीमेटली उस आदमी ने ये इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि कानून के रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। सरकार की लापरवाही है। जब जब कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात होती है और सरकार सत्र को खत्म कर देती है, और लगातार ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई। और आज बड़ी दुख की बात है कि एक व्यक्ति जिसके साथ ठगी हो जाती है, वो पुलिस के हर अधिकारी के पास पहुंचता है और उसे कहीं न्याय नहीं मिलता, और सब जगह घूसखोरी चल रही है, और वो अपना जीवन खत्म करने से पहले पूरी बात बताता है कि कैसे उसके साथ ठगी हुई। और वो जब न्याय के लिए कोतवाल के पास, SSP के पास, CO के पास गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। आपको बता दें कि हल्द्वानी के काठ गोदाम गोलापार स्थित एक होटल में आत्महत्या करने वाले किसान का शव देर शाम काशीपुर पहुंचा। इस दौरान मृतक के घर पर लोगों का जमावड़ा लग गया। काफी तादाद में किसान उनके घर पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने 3 मांगे प्रशासन के सामने रखी थी, जिनमें से 2 मांगों पर प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है, जिस पर परिजनों ने सहमति जताई है। वहीं इस घटना पर CM पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी गई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्या मित्र पुलिस कहे जाने वाली देवभूमि की पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन जाएगी? तो कानून व्यवस्था का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यहां आम नागरिक की सुरक्षा सिर्फ राम भरोसे ही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो किस तरीके से उत्तराखंड के मित्र पुलिस जो है वो अब जो है उस पर दाग लगते नजर आ रहा है, ये इस घटना ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया, और जिसकी वजह से एक किसान को अपनी खुद सुसाइड करना पड़ा। इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। संजीव वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकेश भंडारी जी केंद्रीय प्रवक्ता UKD से जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए संजीव वर्मा जी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, उत्तराखंड में वैसे भी सरकार के लिए तमाम ऐसी मुसीबतें जो और विपक्ष के हाथ में तमाम ऐसे मुद्दे जो है समय समय पर लगते रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी निशाना साधता रहा है। अब उत्तराखंड की पुलिस जो है, अंकिता भंडारी का भी मामला चल ही रहा था, जिस पर जांच और तमाम उस पर अधिकारियों पर आरोप लग रहे थे। अब उत्तराखंड की जो मित्र पुलिस है उसके दामन पर दाग लगते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रताड़ना से एक किसान की मौत हो जाती है। क्या उत्तराखंड की पुलिस भी सरकार, जिस तरीके से सरकार कहती है कि मित्र पुलिस और तमाम कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा करती है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का ये रवैया और आरोप किसान के लगे हैं, क्या पुलिस भी सरकार को के ऊपर इस तरीके के प्रश्न चिन्ह लगवाने के लिए अब सामने आ चुकी है? मनोज जी, देखिए, घटना
मनोज जी, देखिए घटना वाकई बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही घटनाक्रम आया, उन्होंने तुरंत ही इसका मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए और जिसकी कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा जांच की जा रही है और पूरी चौकी थाने को सस्पेंड कर दिया गया है और यही तक इस बात को नहीं रोका गया है। यदि इस घटना के अंदर पुलिस की किसी भी प्रकार की लापरवाही या किसी भी प्रकार की कहीं से कहीं तक भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो जिन लोगों को अभी सस्पेंड किया गया है उससे बड़ी कार्यवाही के लिए भी उन तमाम लोगों को तैयार रहना होगा। और इस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बोला गया है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार के तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने का कोई भी प्रयास करेगा, ऐसा व्यापार करना की इजाजत सबको है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि उससे आगे बढ़कर माफियागिरी करना चाहेगा या डरा धमकाकर यहाँ का उत्तराखंड का किसी भी प्रकार से आबो हवा को खराब करने का प्रयास करेगा, किसी को डराएगा धमकाएगा या इस प्रकार की माफियागिरी करेगा, तो ऐसे तत्वों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही, कड़ी से कड़ी कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही के लिए ऐसे तत्वों को तैयार रहना होगा। कानून का शासन है और इस प्रकार ऐसे तत्वों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, जो हमारे एक मिनट सर, जो हमारे किसान भाई ने मजबूर होकर जांच का विषय है और जांच भी त्वरित तौर पर की जा रही है और जो भी तत्व उस हमारे किसान भाई के आत्महत्या के लिए दोषी या जिम्मेदार पाया जाता है, ऐसे तत्वों के ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही होगी। ऐसे तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है संजीव वर्मा जी, एक छोटे से सवाल का हम जवाब आपसे ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संजीव वर्मा जी, 4 करोड़ की ठगी उस किसान के साथ हुई, उसका जो पैसा था पूरा वो डूब चुका था। और दूसरी चीज, इन जालसाजों के चक्कर में आके, और दूसरी बात, अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करने के बजाय उसी को प्रताड़ित लगातार किया जा रहा था। एसएसपी महोदय ने अब कार्रवाई की है, क्या वो किसान अधिकारियों के पास नहीं गया होगा? अधिकारियों की शिथिलता ने इस किसान की क्या जान नहीं ली है? क्या चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर देने से, निलंबित कर देने से उसकी जान वापस आ जाएगी? अगर समय रहते ये कार्रवाई होती, हर घटना में क्या मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? वो तो ठीक है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उन्होंने तुरंत मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन हर ऐसी घटना क्या मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? फिर अधिकारी किस लिए हैं? मनोज जी, देखिए, मैंने इस बात का पहले भी उल्लेख किया कि इस घटना के अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी या जो भी व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के द्वारा उस हमारे मरहूम किसान भाई के साथ एक तरह से उत्पीड़न का व्यवहार किया गया या जिसने उस बेचारे का पैसा मारा या उसके साथ ठगी करने का काम किया, ऐसे तमाम तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हम लोग करेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ कानून का राज है, कानून का राज ही चलेगा और इस प्रकार के तत्वों के लिए उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की कोई स्थान नहीं है। और यदि उसके अंदर कोई भी पुलिस का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या किसी भी स्तर का उसके अंदर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो अभी तो सस्पेंड हुए हैं। इससे आगे की बड़ी से बड़ी, कठोर से कठोर कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही उनके ऊपर। ठीक है संजीव वर्मा जी, ठीक है संजीव वर्मा जी। आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है चर्चा में। आशीष जी, बहुत दुखद घटना है और ये संवेदनशील घटना है, इस पर राजनीति की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना संवेदनशील ये मामला है। पुलिस इतनी निरंकुश हो चुकी है। संजीव जी कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर ये समय रहते, अब मौत हो चुकी है,
सुखवंत सिंह की मौत हो चुकी है, अब आप कुछ भी कर लीजिए, क्या सुखवंत सिंह को वापस लाया जा सकता है? क्या परिवार में जो उनकी क्षति, जो उनका जो रिक्त स्थान है, क्या उसको भरा जा सकता है? आप कितना मुआवजा दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप जो आरोपी हैं उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती, कानून का अगर राज था तो समय रहते कार्रवाई हो जाती, और अगर ये वीडियो सामने ना आता तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा मामला ही कुछ और पुलिस बना देती। मनोज जी, देश और राज्य के अंदर गुंडों का राज चल रहा है। सरकार में बैठे लोग गुंडे हैं, इसलिए गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल रहा है। आप बताएं किस प्रकार से लगातार मौतें हो रही हैं। और मैं तो आपको उस मौत का भी याद दिलाना चाहूंगा जो मुख्यमंत्री के घर के अंदर हुई है। 2 लोगों ने मुख्यमंत्री के घर के अंदर फांसी लगाई थी। शायद आज आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन हमें आज भी वो दिन याद है कि मुख्यमंत्री के घर के अंदर भी एक महिला ने और एक और ने फांसी लगा रखी है। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? इतना परेशान कौन कर रहा है? जिस पुलिस से उम्मीद की जाती है कि पुलिस नागरिकों की रक्षा करेगी, वो पुलिस ही अगर भक्षक बन गई तो बताएं आदमी जाएगा कहाँ? पुलिस के डर से आदमी ने, पुलिस के प्रताड़ना से आदमी ने आत्महत्या कर दी। किस प्रकार का माहौल चल रहा है? गुंडे माफिया बेलगाम हो चुके हैं। लोग अपनी जमीनें नहीं बचा पा रहे हैं। अभी मेरे कुछ समय पहले एक घटना यहाँ जोगी वाला चौक की आई। कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में रहते हैं और वो अपनी जमीन उत्तराखंड के अंदर थी, जोगी वाला चौक के पास। वो जब उसे बेचने आए तो पता लगा वो जमीन पहले ही बिक चुकी है। बताएं गुंडागिर्दी कहां से कहां पहुंच गई। माफियाओं का राज चल रहा है। माफिया ऐसे पैदा नहीं होते हैं। माफिया तब पैदा होते हैं जब सरकार माफिया होती है, जब सरकार माफियाओं की संरक्षक बनकर बैठी होती है, तब जाकर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और टीवी चैनलों में आकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जो है बख्शा नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? आपकी आंख के नीचे सब कुछ हो रहा है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ दिख तो रहा है। अगर बाहर अंधेरा है और आप तब भी कहीं नहीं अंधेरा नहीं है, तो ये तो आप ही जैसे लोग समझ पाएंगे, हम तो नहीं समझ पाएंगे। बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। ठीक है नौटियाल जी, बहुत जल्दी समय आने वाला है कि जनता इन्हें खदेड़ेगी। आप देखना बहुत ठीक है नौटियाल जी, आपकी बात आगे। अंकेश भंडारी जी, हम आपका रुख करें। अंकेश भंडारी जी, क्या लगता है अगर ये वीडियो, वो किसान जिंदा था तब तक वो पीड़ित रहा और प्रताड़ित होते होते और आखिरी में जाकर उसको सुसाइड करना पड़ा, लेकिन उससे पहले उसने ये वीडियो बनाया, अगर ये वीडियो सामने ना आता तो क्या मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती? क्या मजिस्ट्रियल जांच जो इस पर अभी की जा रही है, क्या जांच होती? मुझे तो लगता है कि मामला ही नहीं सामने आ पाता, पुलिस आत्महत्या दिखा के आगे बढ़ जाती। और जिस तरीके से उसको जो अधिकारी उसको प्रताड़ित कर रहे थे, क्या वो अधिकारी सच सामने आने देते? भाई, आज ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश को देवभूमि और शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज वो प्रदेश जो है इस प्रकार की षड्यंत्रकारी और माफियाओं का प्रदेश बन चुका है, जहां जो है अराजकता को जो प्राथमिकता दी जा रही है और जो यहाँ का आम जनमानस है, मूल निवासी है, उसके साथ इस प्रकार की घटना हो रही है। और जिस पुलिस को इस घटना को रोकने के लिए या जन सुरक्षा के लिए जिस पुलिस विभाग को बनाया गया है, यदि वही पुलिस जो है अपने काम धंधों में सेट हो जाएगी, इस प्रकार के जो जमीन की खरीद फरोख्त में संलिप्त हो जाएगी, तो कैसे उम्मीद कर सकते कि वो जो है न्याय देती एक आम जन को? तो उस व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से एसएसपी ऑफिस बार बार चक्कर लगाए गई, सीओ कार्यालय लगाए गए, लेकिन उन जो मुख्य दोषी हैं वो एसएसपी, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सीओ है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने जो है छोटे जो है उनको तो आपने तुरंत निलंबन कर दिया, और जो मुख्य है इसमें मुख्य आरोपी एसएसपी, उसके खिलाफ आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। यदि आप वास्तविक रूप से उस व्यक्ति को जो सुखवंत सिंह है उसको यदि आप न्याय देने की आप बात करते, तो आप एसएसपी को तुरंत जो है बर्खास्त करते, और साथ ही वो सीओ उसको भी आप बर्खास्त करते। आपने जो है एसओ और जो वहाँ पे उप निरीक्षक हैं और जो आरक्षी हैं उनको जो है आपने लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन जो मुख्य रूप से आरोपी मानता हूं मैं, जिसे एसएसपी, जिसको जो है कि पैसे के दबाव में जो है इस प्रकार से इस मामले को बरगलाने का काम किया गया, उस पीड़ित पक्ष को नहीं सुना गया। उस पीड़ित पक्ष की जो समस्याएं थी उसको जो है पुलिस के द्वारा, विभाग के द्वारा नहीं सुलझाने का काम किया गया। क्योंकि जब ऊपरी व्यक्ति जो जिसके पास मैन आपने जो है दे रखा है चलाने के लिए कि वो उस व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, वही व्यक्ति जब उसमें नहीं, सवाल यही है अंकेश जी, सवाल यही है कि नीचे के कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ऊंचे कर्मचारियों पर, ऊंचे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। मनोज भाई,
जब ऊपरी अधिकारी पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, नीचे का व्यक्ति क्या करेगा? वो तो उनके कहने पे चल रहा है ना, वो तो उसके दबाव पे चल रहे हैं। लेकिन जो मुख्य आरोपी इसमें एसएसपी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सीओ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के इस पीड़ित पक्ष की जो है न्याय की मुझे लगता है कि सही रूप से न्याय तभी मिल पाएगा। क्योंकि जब तक ये अधिकारी अपने पद पर बैठे रहेंगे, जांच करने वाला चाहे कोई भी हो, देखो जांच जो है प्रभावित होगी। और इसमें जो है राजनीतिक एंगल भी हमें देखने की आवश्यकता है कि राजनीतिक षड्यंत्रकारी जिस प्रकार से आज भूमाफिया बैठे हुए हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि उसमें जो है 7 एकड़ जमीन ली और उसमें जो है आधा बीघा का प्लॉट उसके नाम पे, बाकी जो 4 करोड़ का माल है वो सारा गायब हो गया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है इस प्रदेश में, ये पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। देहरादून में आप देखिए इसी प्रकार की घटनाएं जो है अंजाम दिया जा रहा है। आपकी बात आ गई जी, पुलिस प्रशासन और राजनीतिक षड्यंत्रकारी और सत्ता के संरक्षण में ये काम हो रहा है। आज पूरा फोकस बना हुआ है इन लोगों का एक। तो कैसे हम ठीक है अंकेश जी, आपकी बात आ गई, चर्चा में हम लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी भी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, क्या लगता है भूमाफिया ये शब्द जो है उत्तराखंड में हमेशा चर्चा का विषय रहा है, और इस किसान ने भी भूमाफियाओं के चंगुल में फंसकर अपनी जो गाड़ी कमाई थी वो उसने गंवा दी, जिसके बाद अधिकारी उल्टा उसी को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद किसान ने सुसाइड किया, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो वीडियो सामने आया, क्या लगता है आपको कि ये भूमाफिया जो है वो उनका बोलबाला भी जारी है? अधिकारी पुलिस के लोग हैं, वो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जिसकी वजह से आज इस सुखवंत जैसे लोगों को सुसाइड करनी पड़ी। जय हिंद मनोज जी। देखिए महाभारत में एक श्लोक आप सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। सुन लीजिए, बोलते हैं ना, जब शासन और में जो ये हमारे शासन में पाप और अधर्म अपनी सीमा पार कर लेते हैं ना, और धर्म कमजोर पड़ने लगे, तो समझ लीजिए सत्ता या शासन का अंत संभव है, उसका अंतिम समय आ गया। और यही दुर्दशा आज उत्तराखंड की है। आज उत्तराखंड में न तो बेटी सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न आम जनमानस जो पहाड़ों में गांव में रह रहा है वो सुरक्षित है, क्योंकि वहां पे जंगली जानवरों से वो वैसे ही प्रताड़ित है। पर कोई सरकार की वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं सोच रहा है उनके बारे में। न यहाँ का युवा सुरक्षित है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है कि मैं एग्जाम दूंगा, परीक्षाएं दूंगा, रोज उसके माता पिता सपने सजो रहे हैं, नए नए सपने, लेकिन उससे पहले जो है 15-15 लाख रुपए में उनके सपने बिक जाते हैं। न समाज का निर्माता अध्यापक सुरक्षित है, जिसके पास पैसा है उसको जो है सुगम पोस्टिंग मिली है, नहीं तो सारे दुर्गम में पड़े हुए, न कोई प्रमोशन पॉलिसी है, न विद्यार्थियों के लिए कोई किसी प्रकार की कोई रणनीति, न वीर का वह पूर्व सैनिक जो 56 इंच की छाती लेकर जो है वहां खड़ा रहता था, बॉर्डर पे खड़ा रहता था, आज वो मात्र 20,000 रुपए का गार्ड बन करके यहाँ गेट पे खड़ा है। कोई भी तो सुरक्षित नहीं है इस उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में पुलिस और शासन अन्याय और भ्रष्टाचार के दुर्व्यवहार के ये पर्यायोची बन चुके हैं उत्तराखंड में जी। न कोई कानून व्यवस्था है, न नीति है, न नियम है। और आज की ये देव जो उत्तराखंड की देवभूमि जिसे कहता था, वो कहते वो आज दानव भूमि बन गई। अभी तो अंकिता के नाम की ज्वाला बुझी नहीं है, अभी भी लोग सड़कों पे है। लेकिन एक नया और मामला खड़ा हो गया है, एक युवा किसान द्वारा इस तरह से आत्महत्या का। ये जो है पुलिस और प्रशासन की भ्रष्ट नीतियों को से तंग आकर लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं। और इससे पहले भी एक युवा ने आत्महत्या की थी, उस पे भी हमने आपके टीवी में हमने बात की थी, और उसमें स्वयं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चमोली का नाम आया था। लेकिन क्या हुआ, वही ढाक के 3 पार, कुछ नहीं हुआ। अभी भी वही वो आराम से रह रहे हैं, जिसका बच्चा जाना था वो चला गया। बिल्कुल अंधेर नगरी और चौपड़ राजा, सब कुछ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। घोटालों की सरकार हो गई है उत्तराखंड। कृषि घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, सैन्य धाम घोटाला, पेपर लीक घोटाला, ट्रांसफर घोटाला। आखिर क्या हो रहा है इस उत्तराखंड को? कहां से बोले हम इसको देवभूमि? पुलिस की सामने ही सारे घोटाले हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस पूरी तरह से इसमें लिप्त है। जो यहाँ के, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मनोज जी। ठीक है कैलाश जी आप जुड़े रहिए। कैलाश जी आपकी बात आ गई, कैलाश देवरानी जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। 25 से टकराने के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है।
वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट में सवार सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आसमान में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है और जो यात्री है फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वाराणसी में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पक्षी के टकराने के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट में सवार सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आसमान में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है। वाराणसी में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इस खबर पर हम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकी डे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी डे, इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है वाराणसी में। फिलहाल बड़ा हादसा ये टला है, क्या अहम जानकारी देंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि इंडिगो फ्लाइट जो है उड़ान के दौरान एक पक्षी से टकराने के कारण जो है इमरजेंसी लैंडिंग जो है बनारस में किया गया है। हालांकि सभी यात्री जो सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई बड़ी हादसा नहीं हुई। इसको देखते हुए, हादसे को देखते हुए भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल जो है एयरपोर्ट पे सभी यात्री जो है वो सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया विकी डे इस तमाम जानकारी के लिए। तो आसमान में यह बड़ा हादसा टला है और लोग बाल बाल बचे हैं। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग वाराणसी में कराई गई है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं और देवभूमि के दंगल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी, हम आपका रुख करें। अरुण शर्मा जी, अंकिता भंडारी का जो मामला था, हत्याकांड का जो मामला था, उसकी वजह से पूरा प्रदेश का माहौल और राजनीति गर्म नजर आ रही थी और उसके बाद ये मामला जो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही दुखद ये घटना है, ये सामने आ गई है। मित्र पुलिस कही जाने वाली और कानून व्यवस्था का डंका पीटने वाली यही पुलिस अब सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि क्या पुलिस भी अब सरकार की छवि पर बट्टा लगाने पर उतर आई है? और दूसरी बात, जिस तरीके से अधिकारियों की प्रताड़ना वीडियो के माध्यम से उस किसान ने अधिकारियों की प्रताड़ना की बात बताई, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो क्या सच सामने आ पाता? और ये जो मजिस्ट्रियल जांच और तमाम जो अब जांचें की जा रही, क्या ये संभव हो पाती? ये अधिकारी, उसकी मौत को, ये मौत ऐसे ही कागजों के पन्ने में दब जाती? अरुण शर्मा जी। भैया देखिए, मामला बहुत दुखद है जी और बहुत संवेदनशील भी है जी। दुखद इसलिए है कि एक नागरिक ने उत्तराखंड के परेशान होकर आत्महत्या की है और संवेदनशीलता इसलिए ज्यादा है कि उसने आत्महत्या से पहले, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, वो वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दिया जी और उसमें तमाम लोगों पर आरोप लगाए हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि तुरंत इस घटना का संज्ञान लेते हुए उस पर मजिस्ट्रियल जांच बैठा दी गई है। लेकिन देखिए, इतना संवेदनशील मामला है, उसके बावजूद इस पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, बहुत ज्यादा कमेंट करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, ये एक पक्ष हमारे सामने है जो उस व्यक्ति ने बोला है जी। उसने कुछ लोगों पे आरोप लगाए हैं, पता नहीं उनका क्या लेन देन था, क्योंकि लेन देन था तभी तो 4 करोड़ का मामला बाहर आया कि 3 करोड़ रुपए की जमीन और 1 करोड़ रुपए कुछ और इसी तरह का कोई मामला है जी। लेकिन देखिए, 3 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए कोई किसी को ऐसे ही नहीं देता। मैं इन सब चीजों पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें जांच में आनी है कि आखिर वो कौन सा लेन देन था जमीन का जिसमें ये 4 करोड़ रुपए इधर उधर हो गए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन तुरंत ही हम लोग पूरे प्रदेश की पुलिस को, कानून व्यवस्था को कटघरे में कर दें, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे जी
पुलिस वाले ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ काली भेड़ें हो, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये देखिए, सबको एक लाठी से आंकना ठीक नहीं है। नहीं, बहुत सारे हमारे भाई बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और जितनी उनकी ड्यूटी के आवर होते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए पुलिस के लोग हमेशा देखिए मानसिक तौर पर तनाव में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी से ज्यादा काम करना पड़ता है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं जी, किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम पूरी पुलिस फोर्स को कटघरे में खड़े करने की जरूरत नहीं है जी। एक खास इलाके का मामला हुआ और उस खास इलाके के एसओ को, चौकी इंचार्ज को और तमाम पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया, उनके खिलाफ एक्शन होगा, वो सारी चीजें हैं। और ऐसा ही अगर हम देख रहे हैं बहुत सारे मामले हुए हैं जहां चौकियों पे अटैक हुआ, पुलिस वालों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। और ये तो घटनाएं इस प्रदेश में कई हो चुकी है। अगर आप अभी देखें कुछ पिछले हफ्ते का मामला था ऋषिकेश में, आपने देखा नहीं वो जिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जिन जमीनों की जांच करने पुलिस गई, रेलवे पुलिस फोर्स गई, उनको पथराव हुआ और बवाल हुआ वहां, वो मामला भी सामने था। तो ये देखिए हर आदमी की अपनी अपनी नैतिक ड्यूटी है और उसे वो करने देना चाहिए। अब जांच होगी, जांच के बाद जो चीजें सामने आएंगी वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, वो आपके सामने भी आ जाएंगे, हमारे सामने भी आ जाएंगे। मेरा कहना यह है कि इतने संवेदनशील मामले में हम लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, एक अहम सवाल आपसे अरुण शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया, थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया, जो सुखवंत सिंह जिन्होंने आत्महत्या की है, वो क्या उच्च अधिकारियों के पास नहीं गए होंगे? अगर उच्च अधिकारियों के पास गए होंगे, उसके बाद अगर उनको आत्महत्या करनी पड़ी तो क्या अधिकारियों को पहले कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, या ये मामला थाना और चौकी के आसपास ही सिमट कर रह गया है? देखिए बिल्कुल करनी चाहिए थी। ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ देखिए बहुत चीजें सरल है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। हमारे यहाँ अधिकारियों से मिलना बहुत सरल है, आसान है, कोई भी आदमी अधिकारी से आराम से मिल सकता है और निश्चित तौर पर गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब देखिए उच्चाधिकारी ने तो नीचे से ही रिपोर्ट मांगनी है और नीचे वाले अगर उच्चाधिकारी को गुमराह कर दे कि सर ये मामला ऐसा नहीं ऐसा है, तो उच्चाधिकारी भी शांत बैठ जाते हैं। आखिर उसको अपने महातत्व की रिपोर्ट पे विश्वास करना होगा, क्योंकि एसएसपी ने एसपी को भेजी है रिपोर्ट, एसपी ने सीओ को भेजी है कि इसकी जांच करें, सीओ ने संबंधित थाने को भेज दी है, थाने ने चौकी को भेज दिया। ये एक कड़ी है, डायरेक्ट जांच कोई नहीं करता। डीएम भी अगर राजस्व की जांच कराएगा तो पटवारी से तो उससे कराता है, तहसीलदार से, तहसीलदार नायब तहसीलदार को कहेगा, वो पटवारी को कहेगा। इस तरह एक सिस्टम बना हुआ है और हो सकता है नीचे से उच्चाधिकारियों को कुछ गलत रिपोर्ट दी है जिसके बाद उच्चाधिकारियों ने कोई एक्शन न लिया। बहुत सारी चीजें हैं, मैं कह रहा हूं जांच का मामला है, सामने आने दीजिए और उसके बाद वो जो तथ्य सामने आएंगे उस पर हम बैठ के फिर डिबेट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, अब किसी एक घटना से पूरा पुलिस तंत्र आरोपों के घेरे में नहीं आ जाता, लेकिन जिस जगह ये घटना घटी है वहां के कर्मचारी, वहां के अधिकारी, निश्चित रूप से अगर उनके पास वो व्यक्ति गया, ये तो निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं और सभी कहेंगे। लेकिन अगर संजीव वर्मा जी, हम आपके पास आ रहे हैं, अगर वो जांच होती है, वो व्यक्ति जिस तरीके से वो प्रताड़ित हो रहा था, प्रताड़ित होकर अगर वो सच है, प्रताड़ित होकर उसने अगर ये कदम उठाया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है। और एक किसान को, एक सामान्य व्यक्ति को, एक उत्तराखंड के निवासी को अगर प्रताड़ित होकर अधिकारियों की प्रताड़ना से अगर ये कदम उठाना पड़ा, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है और ये बड़ा मैसेज समाज की तरफ जाता है। संजीव जी। मनोज जी, देखिए जांच हो रही है मामले की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है और एक त्वरित जांच की बात करी गई है, मजिस्ट्रेटी जांच की बात करी गई है और कुमाऊं के जो कमिश्नर हैं दीपक रावत जी, वो स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं। तो एक तरह से हाई लेवल कमेटी के द्वारा इसकी जांच हो रही है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
मैं आपके चैनल पर आज इस बात का सरकार की ओर से एक आश्वासन भी दे रहा हूँ, वायदा भी कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्योंकि कानून का राज है, कानून का राज चलेगा। जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा, ऐसे तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे कोई आम व्यक्ति हो, कोई व्यापारी हो, कोई किसी भी स्तर का रसूखदार हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक उदाहरण हमारे सामने NH-74 का जो घपला हुआ था, घोटाला हुआ था, उसमें भी तमाम जो बड़े से बड़े अधिकारी, उच्च पदस्थ अधिकारी, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। तो ये एक नजीर पेश करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। और मैं सोचता हूँ यहाँ पर जो व्यक्ति अपने को कानून से ऊपर समझने का जुर्रत भी करता है, तो ऐसे किसी भी तत्व को यहाँ पर कतई बख्शा नहीं जाएगा। और कोई भी किसी भी प्रकार का यदि कोई माफिया राज यहाँ पर चलाने का प्रयास करेगा, उत्तराखंड की शांत फिजाओं को दूषित करने का काम करेगा या अपने को कानून से ऊपर समझने का काम करेगा, ऐसे किसी भी तत्व को यहाँ पर बख्शने वाले हम नहीं हैं। जीरो टॉलरेंस का मैंने पहले भी जिक्र किया, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन तमाम तरीके की माफियागर्दी करने वाला ऐसा कोई भी तत्व किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो पहले भी सरकार जब इस प्रकार के लैंड माफिया पर, नकल माफिया पर और तमाम तरीके के माफिया पर पूरी तरह से नकेल कसकर उनको उत्तराखंड से पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का पूरे कदम उठा चुकी है। और मैं सोचता हूं आज की तारीख में ऐसे तत्व अधिसंख्य नंबर्स में उत्तराखंड से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति हमारी देवभूमि में इस प्रकार का अनैतिक काम करने का प्रयत्न करेगा, उसको मैं सोचता हूँ ठीक कह रहे हैं संजीव जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में तमाम ऐसी घटनाएं होती होंगी, इसमें ये तो वीडियो सामने आया, तमाम ऐसी घटनाएं होती होंगी जिसमें लोग इतने जागरूक या इस तरीके के वीडियो सामने नहीं आते होंगे। तमाम अगर इस घटना में, अगर हालांकि अब जांच के बाद तय होगा, लेकिन अगर इस घटना में सच सामने आता है और अधिकारियों की प्रताड़ना से अगर मौत किसान की हुई है, तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम घटनाएं प्रदेश में होती होंगी जिसमें कहीं ना कहीं, जिसके वीडियो सामने नहीं आते होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोग आरोपी जिन पर आरोप लग रहे हैं, ऐसे लोग सवालों के घेरे में आएंगे। मनोज जी देखिए, मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया कि उत्तराखंड में देवभूमि में कानून का राज है और कानून के राज से ही पूरा सिस्टम चलेगा, चलना भी चाहिए। लेकिन जो भी व्यक्ति कानून से ऊपर स्वयं को मानने की जुर्रत करेगा और गलत फहमी पालेगा, ऐसे तत्वों के ऊपर सरकार लगातार कार्यवाही कर रही है। और जो भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं को धत्ता बताकर सरकार के जो सिस्टम है उसको एक डिरेल करने का कोई भी ऐसा अधिकारी लापरवाही के चलते या किसी और वजह से ऐसा कोई काम करता है, तो उसके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्यवाही हमारी सरकार पहले भी करती आई है, आगे भी करती रहेगी। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में है, इसीलिए लोग उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से पुकारते भी हैं, जानते भी हैं। जी ठीक है, अंकेश भंडारी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। अंकेश भंडारी जी, क्या लगता है जैसे ये घटना घटित होती है, हालांकि जांच का विषय है, निश्चित रूप से दोनों पक्ष जब सामने आएंगे, जांच में सामने आएगा, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने वीडियो का तुरंत संज्ञान लिया, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए, दीपक रावत को पूरी जांच की निगरानी दी है, मुख्यमंत्री ने इस विषय को, इस संवेदनशीलता को समझते हुए तुरंत इस पर एक्शन लिया है और अब आगे जो है उस किसान को न्याय मिलेगा।
मनोज भाई, पहले तो मैं अपने जो राजनीतिक मित्र हैं वर्मा जी के एक स्टेटमेंट का खंडन करूंगा। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो है कानून का राज है जी। लेकिन आज पूरे उत्तराखंड में देखिए आप, जंगल राज चल रहा है और जिस तरह से दिन दहाड़े ये गोलियां और आप कानून अराजकता प्रदेश में माहौल बना दिया है। और जो पुलिस कभी जो है जनता की रक्षक कही जाती थी, आज वो स्वयं भक्षक के रूप में दिख रही है। जिस प्रकार से एसएसपी जो मणिकांत मिश्रा जी हैं वहां पर, उन पर जो है उस किसान के परिवार के द्वारा ही जो है 30 लाख का रिश्वत लेने का भी आरोप उस व्यक्ति पर लगा हुआ है कि 30 लाख का आरोप, 30 लाख रुपए रिश्वत उनके द्वारा ली गई है। और रिश्वत लेने के बाद जो है उन्होंने जो है उस पर उस मामले को संज्ञान न लेते हुए उसको दबाने का काम किया है। तो प्रथम दृष्टया तो साफ दिखता है कि जो एसएसपी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस केस में है। तो पहले तो उस व्यक्ति को जो है उस पद से बर्खास्त किया जाए। और दूसरी बात, न्याय तो मिलेगा मनोज भाई जब जो है उस जो तमाम जो उस मामले में जो ये बड़े उच्च अधिकारी जो इन्वॉल्व हैं, जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इनको उस पूरे केस से अलग रखा जाए और इनको जो है पहले तो पद से ही निलंबन किया जाए इनका, ताकि जो है ये जांच स्पष्ट रूप से हो। और दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने जो है NH 74 जो घोटाला हुआ था उसमें जो हमने अधिकारियों को जेल डालने का काम किया, वो जेल डालने का काम किया, लेकिन आज तक जो है उसमें सीबीआई जांच है वो भी जो है अधर में लटकी हुई है। और उसमें क्यों देरी हो रही है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरे प्रदेश में, इसके द्वारा जो है इसकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आज जिस प्रकार से इस पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बनाने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये वाकई बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे होंगे, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे वो अंकिता भंडारी जो अभी इतना बड़ा जो प्रकरण चल रहा है, जिसने जो है पूरे प्रदेश की जनमानस को झकझोर करने का काम किया है। और जिस बिटिया के लिए, न्याय के लिए आज पूरा प्रदेश जो है उदलित है। हर जगह, हर चौक चौराहों पर देख रहे होंगे आप मनोज भाई कि लगातार किस प्रकार से प्रदर्शन चल रहे हैं। और कल पूरा उत्तराखंड बंद था, आपने देखा होगा। और ये तमाम, क्योंकि पूरा उत्तराखंड चाहता है कि जो इस प्रदेश की जो स्थिति आज इन सरकारों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 9 सालों में इस प्रदेश की दुर्दशा इनके सरकार ने कर दी है। आज निश्चित रूप से जिस धामी को धाकड़ इन्होंने टैक्स दिया है 1000 रुपए, 1000 करोड़ का जो फेयर लवली लगा करके हमारे प्रदेश की जनता का पैसा इन्होंने अपने प्रचार में लगाया है। और उस प्रचार के बाद भी आज आप देखिए वो धाकड़ धामी जो है धड़ाम धामी के रूप में आपको सबके सामने दिख रहा है कि किस प्रकार की जो शासन और प्रशासन व्यवस्था सुधारने की जो कवायद होनी चाहिए थी, उसमें जो है सिर्फ मैनेजमेंट आपको नजर आ रहा है। जो इस प्रदेश में इन्होंने जिस प्रकार के जो आज एक इस प्रकार का नैरेटिव इन्होंने बनाने का काम किया है इस प्रदेश को, और तमाम प्रकार के माफिया यहाँ पैदा कर दिए, जंगल माफिया यहाँ पैदा कर दिए, भू माफिया यहाँ पैदा कर दिए, यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्रकारी जो माफिया हैं वो इन्होंने यहाँ पर पैदा कर दिए। वो तमाम प्रकार के जो माफिया हैं उनको जो है एक राजनीतिक संरक्षण, सत्ता का जो संरक्षण होता है उसको देने का काम धामी सरकार ने कर दिया है। और आज पूरे उत्तराखंड को नोचने का इनका जो काम चल रहा है, एक कोकस इन्होंने बनाया है इस प्रदेश को लूटने का, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 27 में निश्चित रूप से प्रदेश की जनता बताएगी इनको कि क्या किस प्रकार से जो है। अरे अंकेश जी, दामी जी ने तो तुरंत उस पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। मनोज भाई, ये तो जो है आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में सीबीआई, आप कह रहे मजिस्ट्रेट जांच देने की बात, आप एक्शन लेने की बात आप करते तो आप एसएसपी को हटाते पहले। बिल्कुल। आपने उस जो वहां जो वास्तविक रूप से गिदड़ बैठा हुआ है, जिसकी नजर इस पे थी, जिसने इस पूरे मामले को गुमराह करने का काम किया इतने लंबे समय, आप बताइए ना, ये व्यक्ति आज मरा, क्या वापस आ सकता है? वो किसकी गलती है? बिल्कुल नहीं आ सकता। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। कल को अगर जांच में ये निकलता है, कल को अगर जांच में अंकेश जी ये निकलता है कि वो व्यक्ति, उसको वास्तव में प्रताड़ित किया गया, तो उसके परिवार को आप मुआवजा कितना दे लीजिए, उसकी भरपाई उसके परिवार के लिए नहीं की जा सकती है। हाँ, ठीक है, मुआवजे की नहीं है बात। वास्तविकता ये है कि प्रदेश को पता चलना चाहिए किस प्रकार के लोग इन्होंने जो है सत्ता संरक्षित करके बैठाए हैं इन पदों में, जो इनको उगाई ठीक है अंकेश जी, ठीक है अंकेश जी। कैलाश देवरानी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। कैलाश जी, क्या लगता है, मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं दीपक रावत की अगुवाई में, अब जो है सच सामने आएगा और सुखवंत सिंह को न्याय मिलेगा?
अगर अब अधिकारी दोषी हैं तो ऊंचे के अधिकारी भी अगर दोषी हैं तो वो भी जांच के दायरे में आएंगे। और मुझे लगता है अगर जमीन का मामला है तो सिर्फ पुलिस नहीं, राजस्व के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए आखिर वो उनका और भूमाफिया कौन था, ये सब जांच के दायरे में आएंगे। और अभी उनका तो कार्रवाई तो अभी कुछ हुई नहीं है, अब वो तो होना बाकी है। कैलाश जी देखो मनोज जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के कि कानून का राज है, कानून का राज है। कितनी बार उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। देखिए, अगर कानून का राज होता तो किसी घर का दीपक इस तरह से नहीं बुझता, स्वयं कोई आत्महत्या करना नहीं चाहता। जब कोई इंसान बुरी तरह से प्रताड़ित हो जाता है तभी वो इतना गंदा कदम उठाने के लिए मजबूर होता है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जांच बिठाई जा रही है, वो हो रही है। अरे जांच तो ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन क्या उस जो आत्मा, मृत आत्मा को न्याय मिलेगा? जो उस घर का दीपक, जिसका घर का दीपक जो बुझ गया है, उस घर के लिए क्या होगा? कुछ मिलेगा उसको इस जांच से? वो घर तो बर्बाद हो गया ना। अगर इन्होंने मूल जड़ों तक पहुंचने का प्रयास किया होता, जैसे ही अपराध जो भी यहाँ बोलते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिन प्रीत न होए गुसाई। जब तक जो है न्याय का डंडा और जो शासन का डंडा ना घूमेगा ना, स्ट्रिक्ट जो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होंगे, तब तक इसी प्रकार की जो है बातें आपको सुनने को मिलेगी। जब रक्षक भक्षक बन जाए, बार बार जब पुलिस प्रशासन स्वयं इन चीजों में लिप्त हो। आप देखिए, जितने भी भूमि घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें शासन प्रशासन पूरी तरह से लिप्त पाया गया है, उनका संरक्षण है पूरी तरह से। तो भैया, जब चोर और चौकीदार जो है एक ही हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा? और अब अगर यही हालत रही तो कितने ही सुखवंत इस उत्तराखंड से जो है सुसाइड करेंगे, कितनी अंकिताओं की जान जाएगी, और कितने ही जो है युवा जो है इस तरह से अपने आप को बर्बाद कर देंगे। इसलिए इस सरकार को सोचना चाहिए, इसको पुलिस पे भी शिकंजा कसना चाहिए, इसको एक स्ट्रिक्ट जो पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि जो है लोगों को दिखे कि जो है कहीं ना कहीं जो है धरातल पे न्याय दिखना चाहिए। अदरवाइज ये तो बोलने वाली बात है, होता रहेगा, सीबीआई इंक्वायरी होगी, फलाना होगा, अंत में जो है ढाके वही तीत बात होने है। ठीक है कैलाश जी, आपकी बात आ गई। अरुण शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी, ये जमीन से जुड़ा मामला था और इसमें 4 करोड़ रुपए का लेन देन, विषय ये अकेले पुलिस तक सीमित नहीं है। जमीन के मामले में पुलिस के हाथ तो सीमित होते हैं, उनके हाथ बंधे होते हैं। सिर्फ पुलिस कर्मियों पर उन्हीं को दोषी मान लेना या उन्हीं पर कार्रवाई कर देना, इसके पीछे तो राजस्व के कर्मी भी शामिल होंगे अगर जमीन का मामला है। तो अभी जो है, जो सिर्फ पुलिस कर्मियों पर ही कार्रवाई हुई है, निलंबन की कार्रवाई हुई है। हालांकि अगर उनके साथ ठगी हुई थी सुखवंत जी के साथ, तो पुलिस को जरूर मामला दर्ज करना चाहिए था। यह जो भी है अभी जांच में सामने आएगा क्या है पूरा मामला। लेकिन निश्चित रूप से अगर जमीन का मामला है तो इसमें राजस्व के अधिकारी, राजस्व के कर्मचारियों की संलिप्तता या उनकी मिलीभगत या वो भी इसमें निश्चित रूप से सामने आएंगे। देखिए मनोज भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बिना राजस्व के कोई जमीन का मामला सेटल नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जब देखिए जमीन का मामला है, राजस्व का मामला था, धोखाधड़ी उसके साथ हुई, वो पुलिस में गया, पुलिस ने उसको सही ढंग से इंटरटेन नहीं किया, जिसकी वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी। मामला तो ये है। लेकिन जब जांच होगी तो मैंने पहले भी कहा था, आज मेरे यूकेडी के साथी मणिकांत मिश्रा को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, लेकिन आखिर में जो बड़ा अधिकारी होता है उसके हाथ पांव कौन होते हैं? उसके हाथ पांव होते हैं नीचे के कर्मचारी। हाँ। जब भी अगर आप किसी सचिव को कोई कंप्लेंट लिख के देंगे, एक मिनट अंशुल भाई सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी अंकेश जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मेरी सुन लीजिए अंकेश भाई। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप किसी मंत्री को कोई चीज देते हैं तो वो निश्चित तौर पर अपने सेक्रेटरी को लिखता है, सेक्रेटरी अपर सचिव को लिखेगा, अपर सचिव जो नीचे जांच आएगी, सेक्शन तक जाएगी, और सेक्शन से वो रिपोर्ट बनके फिर उसी रास्ते ऊपर आती है। उसी तरह पुलिस में है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि एसएसपी से एसपी, एसपी से सीओ, सीओ से कोतवाल से नीचे आई होगी, और नीचे से जो रिपोर्ट बन के गई हो सकता है उसमें एसएसपी को ये उतना गंभीर मामला ना लगाओ, वैसे ही होता है। लेकिन आखिर हाथ पांव तो पुलिस वाले ही है ना, नीचे के कर्मचारी है।
जब वो कुछ चीज फीडबैक देंगे तो नहीं, निश्चित तौर पर उससे कोई मना नहीं कर रहा है। देवरानी जी 100% फेलियर है। अगर फेलियर ना होता तो उस भाई को आत्महत्या करने की जरूरत ना होती। और अगर आप वो वीडियो देखें तो वो कह रहा मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम मर चुके हैं। अगर उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आप सुनेंगे, तो उसमें वो कह रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी पत्नी और बेटे की क्या स्थिति है, वो कहीं हमारी रिपोर्ट में नहीं आया, ना कहीं किसी और माध्यम से मीडिया में आया। लेकिन मैंने एक दो दोस्तों से पूछा तो वो कह रहे हैं वो दोनों ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे कितना गंभीर है, जो कह रहा है मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी मृत हो गए। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इसको देखिए, ना हमको ना आपको इसको आसानी से हजम करना चाहिए। बिल्कुल। आखिर ये सिस्टम का फेलियर है, पूरे सिस्टम का फेलियर है, जिसकी वजह से किसान को आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन इसके पीछे जो छिपे हुए तथ्य हैं उनको भी तो हमें सामने आने देना चाहिए। और वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है उस वीडियो में, वो हमने बात ही नहीं करी अब तक। उसने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब उस पर आगे बढ़े ना कि वो कह रहे हैं सीबीआई जांच, हमारे यहाँ कमिश्नर को जांच दे दी गई। कितना बड़ा अंतर है। तो आखिर वो आदमी निश्चित तौर पर परेशान था, उसी की वजह से उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। देखिए, आत्महत्या कोई छोटा कदम नहीं है। बिल्कुल। जब बिल्कुल फंस गया तभी उठाना पड़ा होगा इतना बड़ा कदम। तो इसको आसानी से हजम करने वाली बात नहीं है। और मनोज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें पुलिस के साथ राजस्व के लोगों का भी पूरी तरह, राजस्व के लोगों की संलिप्तता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा। आगे समय इजाजत नहीं देता इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन अब संजीव वर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष नौटियाल जी, अंकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, और रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी भी आपका शुक्रिया। लेकिन बहुत ही संवेदनशील ये मामला है, बहुत ही गंभीर ये मामला है। किसान को अगर सुसाइड करना पड़ता है, हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर अब संवेदनशीलता दिखाई है, तुरंत मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उम्मीद है कि उस किसान को क्यों आत्महत्या करनी पड़ी, उसको किसने मजबूर किया, पूरे मामले का सच सामने आएगा। और जो सच सामने आएगा तो कार्रवाई उसी के आधार पर होगी और उस किसान को, उस परिवार को न्याय मिलेगा, उस परिवार की क्षतिपूर्ति भी होगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले